बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पी एस एक्सट्रैक्ट से आप लोगों के लिए मार्केट व्यू नेक्स्ट वीक, जो कि आखिरी वीक होगा बिफोर ईद, उस वीक में जो है मार्केट की क्या मूव एक्सपेक्टेड है ये जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पिछली ईद पर जो उन दिनों में मार्केट की मूव थी वो देखेंगे, और फाइनली टेक्निकल चार्ट्स पर देखेंगे कि मार्केट जो है क्या मूव एक्सपेक्टेड है। पोर्टफोलियो देखेंगे इंस्टीट्यूशंस का कि उन्होंने क्या बाइंग की, किन सेक्टर में जो है वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली जो है वो मिल सके। चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं फिपीलीपी। बैंक्स जो हैं बैंक्स जो हैं वो सेलिंग पर है, लेकिन बहुत माइनर सेलिंग है बैंक्स की 0.10। उसके बाद ब्रोकर्स भी सेलिंग पर है, कंपनीज ने बाइंग की। उसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पर है, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने ना बाइंग की ना सेलिंग की। इंडिविजुअल्स की जो है वो बाइंग रही 0.76 मिलियन डॉलर्स के साथ। इंश्योरेंस कंपनीज एज यूजुअल सेलिंग पर हैं, म्यूचुअल फंड्स भी उनका साथ दे रहे हैं। एनबीएफसी एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनबीएफसी कभी भी 0.4 डॉलर, 4 मिलियन डॉलर, 3 मिलियन डॉलर, 5 मिलियन डॉलर, इससे ज़्यादा मैक्सिमम कभी भी वो बाइंग नहीं करता। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है आफ्टर लॉन्ग टाइम कि एनबीएफसी जो है इतनी बड़ी बाइंग के साथ है। लेट्स सी किस सेक्टर में उन्होंने बाइंग की, ये देखना आज इंपॉर्टेंट होगा। अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो भी सेलिंग पर हैं। अब ये चीज़ हम बड़े टाइम से डिस्कस कर रहे हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मार्केट में समझने के लिए और मार्केट में काम करने के लिए। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे और इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आप बुरी तरह से स्टक हो सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को, इन साइकी को समझ गए, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप स्टक नहीं होंगे कहीं भी। जहां पर भी मार्केट मोमेंटम बनेगा आप अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। इनफैक्ट हम इस मार्केट में भी, इस बुरी मार्केट में भी हम जो है अच्छा मीन्स के नॉर्मल जो है हम गेन कर रहे हैं अपने ग्रुप्स में जो हमारी बाइंग और सेलिंग चल रही है। अब देखें, आप लोगों के साथ बार बार शेयर किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ना आसान उर्दू में आपको समझाऊंगा तो बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। बैंक्स और कंपनीज का एक का हुआ है, एक का मतलब आपको समझ होगा, ये एक बन के चल रहे हैं। बैंक्स और कंपनीज एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये फुल टाइम सेलिंग कर रहे हैं बड़े टाइम से, और इनकी सेलिंग का पर्पस ये है कि बैंक्स किसी तरह नुकसान में माल छोड़े। जैसे ही बैंक्स और कंपनीज माल छोड़ेंगी तो हम जो है वहां से अपनी बाइंग शुरू करेंगे, जिसके लिए वो मैक्सिमम सेलिंग कर चुके हैं। लेकिन अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, अगर ये मैक्सिमम सेलिंग कर चुके हैं तो इन्होंने रिसेंटली 1-1.5 महीने में माल लिया नहीं, जो कि मार्केट बिल्कुल नीचे गिरी भी थी जब, तो डेफिनेटली इन्होंने वो माल निकाला है जो इनके पास पुराना था, और पुराना माल जो है वो था ऊपर के रेट्स में। जब ऊपर के रेट में ये कंटिन्यूसली माल निकाल रहे हैं तो ये इतने बुरी तरह अब स्टक हो चुके हैं कि इन्हें अब जो है वो माल नीचे ही के रेट्स में चाहिए ताकि उनकी कुछ एवरेज आउट या कुछ जो है वो स्टेबल हो सके। उसके लिए इसका और इस इंस्टीट्यूशन का बुरी तरह से माल देना पैनिक हो के इंपॉर्टेंट है। अब वो दे नहीं रहे। अगर कल की हम बाइंग देखें तो कल बैंक्स जो है सबसे बड़ा बायर था, आज उसने सेलिंग ही नहीं की। इंडेक्स इवन 300 पॉइंट्स नीचे आया लेकिन उसने सेलिंग नहीं की, वो होल्डिंग पर है, कंपनीज बाइंग पर है। अब बैंक्स ने माल जो उठाया हुआ है वो अच्छे रेट्स पर उठाया हुआ है। ऑब्वियसली अगर वो 1.5 महीने से सेलिंग कर रहे हैं और 1.5 महीने से बाइंग कर रहे हैं तो जो इनके पास माल था वो तो ऊपर के रेट्स में था। अब इस सिचुएशन में फंस रहा है इंडिविजुअल्स, कभी माल देता है कभी लेता है। अब इनके साथ क्या होता है, इनके साथ खेला जा रहा है कार्ड किस तरह का खेला जा रहा है। बेसिकली ये जो न्यूज हम देखते हैं ना मीडिया पर कि आईएमएफ का डील होने वाली है, उस बेस पर ये माल ले लेते हैं।
फिर साथ ही न्यूज आती है कि IMF की डील 3-4 दिन डिले हो गया है, नया सीन आ गया, साथ ही ये माल दे देते हैं। अब फिर क्या होता है, फिर एक न्यूज इसी तरह की और सर्कुलेट होती है, टैक्स वाले सुपर टैक्स, ये माल दे देते हैं। फिर जैसे ही पता लगता है कि इन सेक्टर्स में टैक्स निकाला, ये माल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन बेसिकली चल रही है दरमियान में फंसे हुए इंडिविजुअल्स की। अब जो ऊपर ये इंस्टीट्यूशन है और ये इंस्टीट्यूशन है, इन्हें तो टैक्स का नहीं फर्क पड़ा, इन पर तो कोई क्या नाम है, पंजाब गवर्नमेंट का नहीं फर्क पड़ा, इन्हें पर IMF का फर्क नहीं पड़ा, ये तो माल जमा कर रहे हैं और हर डिप पर जमा कर रहे हैं। इन पर कोई अच्छी न्यूज का भी नहीं फर्क पड़ा IMF का, या क्यों? क्योंकि ये माल दे रहे हैं, ये फंसे में है, ये मतलब इन दो इंस्टीट्यूशंस ने ये फंसे में है और फंसाया हुआ भी है। ये गेम चल रही है, इन शॉर्ट फंसे में है और फंसाया हुआ है। अब जब तक एक प्रॉपर, अब बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, अब देखें एक चीज मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ, ग्रुप्स में भी कह रहा हूँ, वॉइस नोट में भी शेयर कर रहा हूँ कि जैसा ही डिप आती है माल उठा लिया करें। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि बैंक्स इतनी बड़ी बाइंग के साथ है कि वो कभी भी नुकसान में माल नहीं देगा। और अब तो वो कहते हैं ना, टाकरा चल पड़ा है, वो कभी भी इनको माल नहीं देगा, म्यूचुअल फंड्स को और इंश्योरेंस कंपनीज को। अब जब वो माल नहीं देगा तो वो हर डिप में जमा करता है, और पिछले 1.5 महीने से हो रहा है, मार्केट नीचे आती है, डिप से जो एक्युमुलेशन हो जाती है, कौन करता है? बैंक्स करता है। अब फ्राइडे को मार्केट भी जब थी तो मैंने एक वॉइस नोट शेयर किया हमारे ग्रुप में कि मार्केट नीचे जो जा रही है उसमें एक्युमुलेट करो, इसलिए कि बैंक डिप पर फिर माल उठा लेगा। अब ऐसा ही हुआ, कंपनीज ने माल उठाया और बैंक्स ने भी माल उठाया। ये देखें उन्होंने बाइंग की है, वो चेक करेंगे कि किस में बाइंग की है और सेलिंग किस में की है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। तो ये मसला जो है, इस मसले में आपको क्या करना है, ये फर्दर आगे हम जो है वो डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स को देख के कि हमने मार्केट की पोजीशन में क्या करना है और कहां पर अपने आप को सेव करना है और किस तरह से चलना है। अब अगर हम पोर्टफोलियो देखें कि बैंक्स ने क्या, या बैंक्स का देखना है, म्यूचुअल फंड्स का देखना है, कंपनीज का देखना है, इंश्योरेंस कंपनीज का, और आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो देखना है वो हमने देखना है NBFC का, क्योंकि आज वो बड़ी बाइंग के साथ हैं। तो क्या है इसके पीछे, लेट्स सी। सबसे पहले अगर हम आए बैंक्स पर कि बैंक्स ने क्या लिया, क्योंकि इससे पहले जब हमने आपके साथ वीडियो शेयर की थी और वॉइस नोट शेयर किया था, तो उसमें बैंक्स जो है वो बैंकिंग सेक्टर, पहले वो सीमेंट सेक्टर में एंटर हुआ, पहले रिफाइनरी में एंटर हुआ, टेक्नोलॉजी में एंटर हुआ, आहिस्ता आहिस्ता निकला, फिर रिफाइनरी को आहिस्ता एक्यूमुलेट किया, फिर सीमेंट में एंटर हुआ, सीमेंट से आहिस्ता आहिस्ता निकला, फिर बैंकिंग सेक्टर में एंटर हुआ और बैंकिंग सेक्टर से फिर आहिस्ता आहिस्ता निकले, अब फिर टेक्सटाइल में एंटर हुए। अब देखते हैं कि फर्दर बैंक की क्या पोजीशन है। बैंक ने रिफाइनरी में बाइंग की जी, ऑल अदर सेक्टर्स में जिसमें रिफाइनरी भी प्रोमिनेंट होती है, रिफाइनरी में बाइंग की, सीमेंट में वो होल्डिंग पर है, क्योंकि उन्होंने माल जमा किया है, वो क्यों देंगे उन रेट्स पर, एक लॉजिक है। कमर्शियल बैंक्स में उन्होंने फिर दोबारा से बाइंग की, डेबिट मार्केट में उन्होंने सेलिंग की, मंथ एंड ऑब्वियसली चीजें क्लियर होती हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर में भी उन्होंने बाइंग की, ऑयल एंड गैस में भी उन्होंने बाइंग की, पावर जनरेशन में उनकी थोड़ी सी सेलिंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर को फिर लिया, क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर जहां मिल रहा है, जहां पर लगता है कि ये रेट बहुत, इवन वो टेक्नोलॉजी सेक्टर से निकले हुए हैं, प्रॉफिट टेकिंग की भी है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि रेट बहुत एट्रैक्टिव आ गया, प्रॉफिट टेकिंग मींस उन्होंने 100% प्रॉफिट टेकिंग नहीं की भी, उन्होंने 50-40% प्रॉफिट है, लेकिन जहां लगता है उन्हें कि अट्रैक्टिव रेट आ गए हैं कुछ स्टॉक्स के, चाहे मार्केट 1000 प्लस हो, 1000 माइनस हो, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनके रेट बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, तो उनमें मेरा ख्याल है कि वो जो है वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं। टेक्सटाइल में इनकी बड़ी अच्छी कल बाइंग थी, आज फिर उन्होंने जमा किया, बेचा नहीं, चाहे कम परसेंटेज से। अब अगर ब्रोकर्स को तो छोड़ दें, ब्रोकर्स के बारे में तो मैंने आपको बड़ी अच्छी एक बात बताई थी। ब्रोकर का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आप समझ लें। ब्रोकर वो हैं जिस तरह सनयारे होते हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, ये अपने सिलेक्टिव स्टॉक्स में काम करते हैं, ये खुद भी मरते हैं, खुद तो नहीं मरते, आपको मरवाते हैं, ये आपके बड़े हमदर्द हैं, ये आपको कहते हैं भाई ये स्टॉक ले लो, उस स्टॉक में ऑलरेडी इनकी एक्यूमुलेशन होती है, वो आपको पकड़ा के ये खुद निकल जाते हैं, उनको फायदा होता है, आप जब बेचते हैं, लेते हैं, बेचते हैं, उनको आपके प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। वो बेसिकली अपने स्टॉक्स पहले लेते हैं, फिर अपने जो हमारे सबसे अच्छे हमदर्द हैं, ऑब्वियसली सारे क्लाइंट्स इन्हीं के थ्रू होते हैं, मैं पहले भी बात करता आता हूं, तो इनकी बात मत सुनिया करें, बिल्कुल मत सुने। ये आपको कहते हैं ये स्टॉक्स है जन, वो फिर आपको देते हैं और खुद उससे निकल आते हैं। बहुत सी एग्जांपल्स हैं,
बहुत सी एग्जांपल्स हैं। इनका हाल है सनियारे वाला, ठीक है, सोना दो तब भी उसको फायदा, सोना उससे लो तब भी उससे फायदा, सोना उससे तड़वाओ तब भी उसको फायदा, सोना उसे कहो कि हम मजबूर हैं ये लेके दूसरा दे रहे तब भी हो, लेने में भी फायदा, देने में भी फायदा, चेंज करने में भी फायदा। इनका वो फायदा है, बाकी ने आपसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग की, सीमेंट में बाइंग की, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है, मेजर सीमेंट और ऑल अदर सेक्टर्स में। अच्छा, कमर्शियल बैंक्स में अब बैंक्स की भी बाइंग आना शुरू हुई है, क्योंकि मंथ एंड तक क्लोजिंग हुई, उसके बाद दोबारा इन्होंने बाइंग शुरू की। तो ये दोनों अगर देखा जाए तो बैंक्स और कंपनीज एक ही चैनल पर हैं। उसके बाद पावर एंड पर्सनल केयर, इसमें भी बाइंग है। उसके बाद इनकी पावर जनरेशन में बाइंग है, विच इज गुड। टेक्नोलॉजी सेक्टर को इन्होंने कुछ रिलीज किया, लेकिन सोचने की बात है बड़े लो रेट्स पर रिलीज किया, पहले कर देना चाहिए था। बहरहाल, फॉर टेक्सटाइल में इनकी होल्डिंग है जी, टेक्सटाइल में इन्होंने बाइंग नहीं की। इंडिविजुअल्स जो हैं इंडिविजुअल्स की बाइंग है ऑल अदर सेक्टर में, सीमेंट में, लेकिन इनकी बाइंग जो है और सेलिंग जो है वो इतना मैटर इसलिए भी नहीं करती। डेफिनेटली इनकी वजह से जो है स्टॉक में फर्क पड़ता है मार्केट में, क्योंकि ये बेचारे देखी सुनी पर चल रहे होते हैं। मैंने कहा है ना इससे पहले, जब मुझे वो 2000 पॉइंट्स मार्केट गिरी तो मुझे उस दिन इतनी रैंडमली कॉल्स आई और सबका यही कहना था ऑलमोस्ट कि हमने लोअर लॉस पर माल बेच दिया, और जब ऊपर जाता है तो खरीद लेते हैं। जब खरीदते बेसिकली जब ऊपर वही जाता है माल जिसको एक्यूमुलेट किया जा रहा होता है, जिसको जैसे ही इनको पकड़ाया जाता है वो माल नीचे आ जाता है। तो फिर एक बड़ी बात कॉमन है, हर इंडिविजुअल से आप किसी से पूछें तो एक बात बड़ी कॉमन सी करता है, वजन मैं माल लेता हूं, कोई चीज खरीदता हूं वो नीचे चली जाती है, मैं बेचता हूं ऊपर चली जाती है। तो इन शॉर्ट आप लेते जो हैं वो मैक्सिमम रेट्स पर हैं तो वो नीचे चली जाती है, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है, इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट। और आप जो बेचते हैं माल वो आप नीचे के रेट्स पर बेचते हैं, जो मैक्सिमम लो रेट्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर आप कहते हैं मैंने जहां बेचा वहां ऊपर चलेगी, जहां लिया वहां नीचे चलेगी। तो बेसिकली ये सिचुएशन है। अगर आप जो काम करते हैं, जिन स्टॉक्स में काम करते हैं, इसका पोर्टफोलियो पढ़ लें, अपने स्टॉक्स में जिन काम करते हैं उन सेक्टर्स के बारे में स्टडी करें और बेसिकली उस चीज को पकड़ लें जहां पर काम हो रहा है। देखें, अगर मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं साथ साथ एग्जांपल इसलिए देता हूं, कोई एग्जांपल आपके माइंड में बैठ जाए तो आपके लिए सबसे बेहतर हो जाएगा। अगर कोई बंदा किसी रूट पर जाता है और वो एक रूट पकड़ लेता है, फॉर एग्जाम्पल उसने एक जगह से दूसरी जगह सफर करना होता है और वो एक रूट जो है वो पकड़ लेता है कि ये गाड़ी यहां से यहां तक जाती है, तो मैं इस रूट पर जब मैंने जाना होगा मैं इसे यहां से पकड़ूंगा, यहां से उतर जाऊंगा। इसी तरह वो चीज पकड़ने, और हमेशा एक बात याद रखें, फर्स्ट टाइम बाइंग जो होती है, फर्स्ट टाइम बाइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सुनने वाली, इसको सुन लें, अगर सुन लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो फर्स्ट टाइम बाइंग होती है वो हमेशा, वो कभी भी इंस्टीट्यूशंस की बाइंग नहीं होती मार्केट में, अनलेस कोई बहुत ही पॉजिटिव या कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूज हो। इसलिए कि वो फर्स्ट टाइम बाइंग नहीं करते कि उन्हें पता है अभी मार्केट में 8 घंटे बाकी हैं, कोई न्यूज आ सकती है। अगर सुबह माल लूंगा तो मैक्सिमम कितना चला जाएगा, 200 300 400 600 पॉइंट्स ऊपर चलेगा, फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी जब कोई भी नहीं लेगा तो माल नीचे। वो कोशिश करते हैं माल को सेकंड टाइम लेने का, इसलिए कि एक तो पिक्चर क्लियर हो जाती है मार्केट की आखिरी घंटे में। 8 घंटे बड़ा टाइम होता है, उसमें कुछ भी ऐसा, आप लेट्स सपोज सुबह माल लेते हैं 9 बजे और 2-3 घंटे 4 घंटे बाद कोई किसी सेक्टर में, किसी स्टॉक में कहीं न्यूज आ जाती है, आप तो के। और एक और बहुत पॉजिटिव चीज, एंड ऑफ द टाइम जो आपका ट्रेडर होता है, डे ट्रेडर, चाहे वो मुनाफे में हो नुकसान में हो, वो निकल जाता है। मुनाफे वाले भी निकल जाते हैं, नुकसान वाले भी। तो बड़ा अच्छा चांस होता है, 90% ऐसा होता है कि एंड ऑफ 30 मिनट्स, मार्केट क्लोजिंग, बिफोर मार्केट क्लोजिंग 30 मिनट्स या 1 घंटा आपको रेट्स अच्छे मिल जाते हैं। तो थोड़ा वेट किया करें, और अगर कोई स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव हो तो उसमें परसेंटेज कुछ बाय कर ली सुबह, बाकी शाम का वेट किया, मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो स्टॉक मार्केट है, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहती हैं, पहले भी होती थी, अभी भी होती हैं, हमारे बाद भी होंगी। 1948-49 से चल रही है, हमसे पहले लोगों ने भी इसमें कमाया, हमारा टाइम भी है, हमारे बाद भी लोग इसमें कमाएंगे। मार्केट वहीं गई है, इंसान चला गया, इसलिए अपॉर्चुनिटीज उन्हें भी मिलती थी, हमें भी मिली हैं, हमारे बाद भी लोगों को मिलेंगी। तो इस चीज़ का आप वरी ना हुआ करें कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अब उसके बाद अगर इंश्योरेंस कंपनीज को देखें, अब एक चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करनी है, इंश्योरेंस कंपनीज
ऑल अदर सेक्टर सेलिंग, ऑल अदर सेक्टर म्यूचुअल फंड सेलिंग, सीमेंट सेलिंग, सीमेंट सेलिंग, कमर्शियल बैंक सेलिंग, कमर्शियल बैंक सेलिंग। देखें जरा इनकी साइकी चेक करें। फर्टिलाइजर कोई बाइंग नहीं, होल्डिंग, फर्टिलाइजर कोई बाइंग नहीं, बाइंग मतलब सेलिंग नहीं की। और इसमें इन्होंने किया जी फूड एंड केयर में इनकी सेलिंग, इनकी बाइंग। नीचे फिर ये चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें कोई। तो ये प्रॉपर एक पेज पर प्री प्लान चल रहे हैं, प्लानिंग करके कि हमने नीचे गिराना है। लेकिन जिस तरह से बैंक मूव कर रहा है, मुझे नहीं लग, देखें ये नुकसान में बेच बेच के कितना नुकसान में बेचेंगे। वो तो फायदे में है क्योंकि वो डाउन रेट्स पर लेके बैठा हुआ है और वो हर डिप में बाय कर रहे हैं, यही होता है ना। और ये कितना बेचेंगे नुकसान पर, क्योंकि वो तो इनकी बाइंग पहले से है म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज की। वो तो नुकसान पर बेसिकली बेच रहे हैं, या पता नहीं नुकसान पर भी बेच रहे हैं या कब की होल्डिंग जो है वो एवरेज आउट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टॉक्स में बाइंग तो कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम ज्यादा पॉजिटिव बैंक्स और कंपनीज हैं, क्योंकि वो हर रेट पर, और ये रेट्स अभी 1 महीना 1.5 महीना होगा, इससे पहले ये रेट्स नहीं थे। आपको पता है इस 1.5-2 महीने पहले रेट्स अच्छे थे। मार्केट अभी 6-7-8 हजार पॉइंट्स जो है नहीं 2-3 महीनों में गिरी है। तो ये एक सोचने की बात है। एनबीएफसी जिसने आज ह्यूज बाइंग की, उसने डेबिट मार्केट में बाइंग की, विच इज गुड साइन। मंथ स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सी, हम फर्दर भी आगे देखेंगे कि इससे पहले ईद वाले दिनों में क्या हुआ। और उसमें जो है अभी हमारे सामने चीजें क्लियर हुई हैं। बैंक्स जो है वो, बैंक्स और जो कंपनीज हैं वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं। रिफाइनरीज में अगेन, कमर्शियल बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं काम करने से, लेकिन आप कर सकते हैं व्हाटएवर, वो आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद जो है वो फर्टिलाइजर में है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो भी है, और सीमेंट सेक्टर होल्डिंग पर है। मतलब रिफाइनरी, टेक्नोलॉजी और सीमेंट सेक्टर अभी भी अट्रैक्टिव है। उसके अलावा जो है टेक्सटाइल में भी इनकी कुछ हद तक जो है वो बाइंग थी और इन्होंने माल नहीं बेचा, मींस के टेक्सटाइल सेक्टर में भी कुछ अच्छा इंपैक्ट नजर आ सकता है। उसके बाद हम चार्ट पर आ जाते हैं और देखते हैं कि फर्दर, इससे पहले ईद पर वीडियो लंबी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नेक्स्ट वीक को जानने के लिए कि नेक्स्ट वीक क्या मूव एक्सपेक्टेड है। ईद भी है, ईद का भी देखेंगे कि इससे पिछले साल ईद वाले दिनों में क्या हुआ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0331326002। अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम डेली बेसिस पर सेफ सेल बाय कॉल्स देते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंगली, मार्केट के ट्रेंड को देख के वो स्टॉक्स जो अपने सेफ जोन में है, जो अच्छा गेन दे सकते हैं, फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो है वो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और आ रहे हैं, वो स्टॉक्स जिनका ट्रेंड है, जो जिनमें अच्छा वॉल्यूम्स आता है, जो लोगों के लिए अट्रैक्शन होती है, जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स की, इंस्टीट्यूशंस की, उन स्टॉक्स की आपको सेफ एंट्री एग्जिट कॉल दी जाती है। अब अगर हम देखें टेक्निकली एज पर बोलिंजर बैंड, तो एक मार्केट ने एक जोन क्रिएट किया हुआ है जिसमें अगर उसका मैक्सिमम लेवल देखा जाए तो वो मैक्सिमम लेवल जो है वो अपने आप को जो है वो सपोर्ट ले रही है। एरिया अराउंड है 40,610, 40,610 की वो सपोर्ट ले चुकी है मार्केट। 102 दफा जो है उसने इस एरिया से सपोर्ट ली बेसिकली। और जिस दिन इसने 40,600 के पास आई थी मार्केट, सेम डे ये रिवर्स हुई थी और इसकी क्लोजिंग आई थी अराउंड 41,000। जबकि बहुत से लोग ये भी कह रहे थे, और आज से नहीं बहुत पहले से कह रहे हैं, 2 महीने हो गए हैं, रोज ये एक जो है वो थंबनेल के साथ जो है हर जगह फेसबुक पर पिक्चर लगा देते हैं, वीडियो लगा देते हैं, मार्केट 38,000 पर जा रही है। मुझे ऐसे लोगों पर यकीन करें, मुझे ऐसे टेक्निकल्स पर, ऐसे एनालिस्ट्स पर दुख होता है जो कि अपने इंडिविजुअल्स को बेसिकली मरवा रहे होते हैं। आप एक बात सोचें, मार्केट जिस दिन मार्केट 100-200 पॉइंट्स माइनस होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पर हर जगह पर जो है वो वीडियो लगा देते हैं, मार्केट 38,000 पर जा रही है। जी भाईजान, मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पैनलिस्ट हैं, आप मुझे ये बता दें 42,000 और 38,000 के दरमियान कितनी जो है वो सपोर्ट, कितने लेवल्स हैं और कितने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं, यही शेयर कर दें। आप पैनलिस्ट हैं, प्लीज़
तो लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये लोगों के माइंड में डालना, और स्पेशली इंडिविजुअल्स को इससे फर्क पड़ेगा, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास प्रॉपर अपने टेक्निकल एनालिस्ट हैं, प्रॉपर फंड मैनेजर हैं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी जो है हरकतें मत किया करें। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते इंडिविजुअल्स को तो काइंडली ये काम भी ना किया करें। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद देखें तो इंडेक्स, करंटली इंडेक्स ने क्लोजिंग दी 41,630 पर। 41,500 के ऊपर जो है इंडेक्स कह सकते हैं कि अपने सेफ जोन में है, जबकि इंडेक्स अगर ब्रेक करता है 41,500 तो नीचे देन सपोर्ट है इसके पास 41,260 की, उसको ब्रेक करता है तो ये दोबारा 40,500 600 तक आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट 39,000 तक नहीं जा सकती, मार्केट 35,000 से भी तक भी जा सकती है और मार्केट 50,000 तक भी जा सकती है, लेकिन बात वो बताएं, रियलिटी बताएं, चीजों को वो शेयर करें जो टेक्निकली हैं। आप अंदर से 3,000 पॉइंट्स का सपोर्ट लेवल लिखा गए हैं, उसमें 2,000 पॉइंट्स में जो है कम से कम 10 सपोर्ट लेवल हैं। इस तरह मत हरकतें करें प्लीज। अच्छा, उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस लेवल को देखें तो मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है इस टाइम वो 42,140 का लेवल है। इन केस अगर 42,140 को ये ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट जो है अबव जाएगी 43,000, जहां पर इसे दोबारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकती है। 43,000 का लेवल ब्रेक होता है तो 43,700 के लेवल तक इंडेक्स जा सकता है। अभी अगर करंटली बात करें इस कैंडल की तो ये एक रेंज बाउंड सेशन जो है वो शो कर रहा है। एंड ऑफ द टाइम कुछ जो है दोबारा बाइंग हुई। मार्केट जो है इस कैंडल के बेस पर जो आने वाला हमारा मंडे एक्सपेक्टेड है उसमें माइट भी कुछ ग्रीन हमें नजर आए। उसके बाद वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स लो थे क्योंकि फ्राइडे भी था, इस वजह से वॉल्यूम्स जो हैं वो कुछ हद तक कम थे। RSI को देखें तो बड़े अच्छे लेवल से अपना सपोर्ट लिया जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है और उससे ऊपर ही मूव कर रहा है, 40 पर है, बहुत अच्छे अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। स्टॉकेस्टिक भी क्रॉसओवर जनरेट कर चुका है और नेक्स्ट आने वाले सेशन के लिए जो है वो पॉजिटिव एक साइन है। अब इससे पहले हम, अच्छा, नॉर्मली बहुत से लोगों के माइंड में ये होता है कि फ्राइडे में जो है वो सेलिंग प्रेशर होगा ही होगा। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, फ्राइडे नो डाउट सेलिंग प्रेशर होता है क्योंकि आगे 2 दिन छुट्टियां होती हैं तो इन्वेस्टर कोशिश करता है कि मैं निकल जाऊं, या जिसके पास कैश होता है वो कोशिश करता है मैं कैश फ्री कर लूं। लेकिन नॉर्मली ऐसा जो है जब फर्स्ट वीक नहीं होता, जो नया मंथ स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट या सेकेंड वीक हमें इतना प्रेशर देखने को नहीं मिला। हाँ, एंड ऑफ द मंथ का जो लास्ट वीक होता है या उससे पहले का वीक, उसमें जो है वो कुछ प्रेशर कुछ हद तक जो है वो आता है नजर। बाकी अगर हम लास्ट ईद की बात करें, क्योंकि पिछली ईद जो थी वो 2019 से लेके 20 तक जो है 23 तक छुट्टियां थी और जो दिन बन रहे थे वो गालबन ट्यूसडे वेडनेसडे का दिन बन रहा था। तो उसको हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन थी। अगर हम बात करें 16 जुलाई को तो मार्केट 48,000 पर थी ईद से पहले, और फिर एक्सपेक्टेड था कि मार्केट गिरी थी और मार्केट जो स्टार्ट हुई थी फिर 20-21 को छुट्टियां थी और वो वीक जो है ऑब्वियसली फिर अगर 2 दिन रह जाएं तो हमारे मुल्क में ये होता है कि 2 अगर वेडनेसडे को छुट्टियां खत्म हो तो फिर जो नेक्स्ट डे है ईद, अगर ईद और वेडनेसडे को छुट्टियां खत्म हो तो मोस्टली जो इन्वेस्टर या लोग हैं वो मंडे से ही प्रॉपर जो है, जो कारोबारी लोग हैं या जो काम कर रहे होते हैं वो मंडे से ही जो है प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से वो 3 दिन जो है एक हमें देखने को मिल सकता है कि वो जो सेशन थे वो रेड हुए। उसकी एक और भी रीजन थी कि ये लास्ट वीक था जब आपने लास्ट टाइम ईद के बाद ओपन हुई थी मार्केट 20-21-22 को, तो वो लास्ट रोल ओवर वीक था। उसके बाद जो 3 दिन बाद फ्राइडे आया था क्योंकि वेडनेसडे को ऑफ होगी, मार्केट स्टार्ट हुई थी, वेडनेसडे तक छुट्टियां थी, तो थर्सडे और फ्राइडे में जो है वो आपको माल क्लियर करना था जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो वो रोल ओवर वीक था, उसमें वो प्रेशर आया था और उसके बाद मार्केट में फिर ऊपर साइड का मोमेंटम बना था। अराउंड 46,800 से लेके मोमेंटम बना था तकरीबन 1600-1700 पॉइंट्स का मोमेंटम बना था और फिर मार्केट जो है वो अपने उसी रेंज बाउंड सिचुएशन में रही और दोबारा जो है वो मोमेंटम बना। तो एज सच इतना फर्क इसलिए इस दफा नहीं पड़ेगा क्योंकि एक तो रीजन ये है कि हमारा फर्स्ट फ्राइडे होगा, सेकंड फ्राइडे, उसके बाद स्टिल 2 फ्राइडे हमारे पास होंगे, रोल ओवर वीक का एंड नहीं होगा
क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ईद होती है संडे को, तो वेनसडे जो है वो फर्स्ट वर्किंग डे होगा, तो उसके बाद रोल ओवर वीक का फ्राइडे नहीं होगा, उसके बाद 2 वीक्स होंगे। तो अब यहाँ पर एक सिचुएशन जो है वो ये क्रिएट हो सकती है, मैं इन्वेस्टर्स के साथ जो है वो बता सकता हूँ, जो शॉर्ट टाइम 2-3 दिन के लिए काम करते हैं वो तो बेशक अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि हम 3-4-5 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो उनके लिए सजेशन है कि आप एंड ऑफ द टाइम, अभी देखें अभी मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि इसमें शायद 200-400 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो, और छुट्टियों से पहले माइट भी हमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग मिले अगर मार्केट ऊपर जाती है, या फिर कुछ इन्वेस्टर्स निकलें ईद की वजह से। ऑब्वियसली बहुत से लोग इसी से कमा रहे होते हैं, इसी से उनके खर्चे चल रहे होते हैं, तो ईद के लिए भी जो सिस्टम होता है वो यहाँ से अमाउंट निकालते हैं, तो स्टॉक्स भी ऑब्वियसली सेल करते हैं। तो उसमें ये हो सकता है कि जो इन्वेस्टर है जिसके पास पैसा है वो एंड ऑफ द टाइम ईद से 1 दिन पहले 2 दिन पहले कुछ माल लेके जो है वो रख ले, क्योंकि जब दोबारा इन्वेस्टर्स इन होंगे मार्केट में आफ्टर ईद, तो वो दोबारा बाइंग करेंगे, तो आपको एक अच्छा जो है वो प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर इन बिटवीन 2-4 दिन में अभी IMF की न्यूज़ आ जाती है, जो कि लग रहा है आ सकती है, तो फिर एक हमें जो है वो एक प्रॉपर जो है 1000-1500 पॉइंट्स का मोमेंटम मिलेगा, लेकिन उसमें जो है आप प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। एक्मुलेशन हम डिप में ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज कैश पर में है। उसकी रीज़न मैंने आपके साथ बहुत क्लियरली शेयर की है कि देखें क्योंकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज माल नहीं उठाएंगे बैंक से, ये क्लियर है, माइट भी किसी सेक्टर में कुछ थोड़ा बहुत लें। तो जब 1000-1500 पॉइंट्स ऊपर जाएगा और इस कार्ड पर भी इंडिविजुअल स्टॉक होंगे, तो कोशिश कीजिएगा जो भी जमा किया है उसी से खेलें, नई बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा अगर डिप नहीं मिलती। और ये न्यूज़ सुन के कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है IMF का, तो बहुत लो परसेंटेज के साथ काम कीजिएगा और ऊपर प्रॉफिट टेकिंग जरूर कीजिएगा, इसलिए कि जब ऊपर रेट्स जैसे ही जाएंगे 800, 1000-1200 पॉइंट्स, और वो इंडिविजुअल्स ही लेके जाएंगे ऑब्वियसली, या और इंस्टीट्यूशन, वहां पर बैंक का खतरा है कि बैंक्स और कंपनीज निकल सकती हैं, और डेफिनेटली वो निकलेंगी, उन्होंने माल बहुत जमा किया हुआ है। वो अपने आप को जब रिलीज करेंगी, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करेंगी, तो फिर पैनिक सिचुएशन होगी। जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, इंडिविजुअल बाकी से जो है इंस्टीट्यूशन वो फिर माल देंगे, तो फिर मुझे लगता है 1000-1500 पॉइंट्स की डिप आएगी, जहां से फिर प्रॉपर मार्केट का मोमेंटम बनेगा, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल होंगी, म्यूचुअल फंड्स भी, उन्हें उनके मुताबिक रेट मिलेंगे, म्यूचुअल फंड्स भी शामिल होंगे, और दोबारा बैंक्स और कंपनीज वो मोमेंटम जो है हमें 45-46,000 के लेवल पर लेके जा सकता है। और ये बात मैं आपके साथ बार बार शेयर करता हूँ, इसलिए देख के काम कीजिएगा, सोच समझ के काम कीजिएगा। फर्दर अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।